हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ताहिर परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में आज हम लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर, एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक का तीसरा चैप्टर, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन। किसी भी प्लेन में किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की बात हम करेंगे। पिछले अध्याय में यानी पिछले चैप्टर में हमने जो बात किया था वो हमने बात किया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता था तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। वहां हमने बताया था कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये और एक एक्सेलरेशन की बात हमने करी थी। ठीक, वो 1D एक तरीके से कह सकते हैं 1D फिगर में मूवमेंट की बात थी। यहाँ पे जो हम बात करेंगे 2D फिगर की, 2D स्पेस 2D प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो कौन कौन सी जो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले आप समझ लें कि प्लेन क्या होता है और स्पेस क्या होता है। प्लेन और स्पेस, बस आपको एक एग्जांपल से हम सिंपली समझाते हैं कि स्पेस क्या है और प्लेन क्या है। प्लेन क्या है, एक 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर, और स्पेस क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, यहाँ का एग्जाम्पल आप देखिए, अगर इसी बोर्ड की हम बात करें, व्हाइट बोर्ड की हम बात कर ले तो इसमें देखेंगे केवल और केवल 2 डायमेंशंस है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो ये हमारा एक प्लेन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम इस कमरे की बात करें तो इस कमरे में क्या है, 3D है, 3 डायमेंशंस हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीजें हैं। तो ये 3D हो गया। कमरा क्या है, एक स्पेस हो गया। ठीक है, कमरा स्पेस हो गया, और ये बोर्ड जो है ये हमारा हो गया प्लेन। ठीक, तो हम जो बात करेंगे मोशन इन ए प्लेन या 2D स्पेस में मोशन जो होगी उसी की बात हम यहाँ करेंगे। ठीक, अब आइए सबसे पहले हम समझते हैं वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, देखिए स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। एक लाइन का आप जानिए, जैसे कि हम पिछले अध्याय में हमने बताया, पिछले चैप्टर में डिस्टेंस में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता था। ठीक है, डिस्टेंस को आपने देखा था, कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो जब डायरेक्शन ही नहीं है तो निगेटिव पॉजिटिव होने का कोई औचित्य ही इसमें नहीं है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही रहती है। ठीक, इसी तरीके से स्पीड को हमने देखा, ये भी क्या होता था, ये भी डायरेक्शन लेस होता था, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती थी। तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल और केवल एक संख्यात्मक मान होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब आइए हम समझते हैं वेक्टर किसको कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें ज्यादा फोकस इस चैप्टर में जो भी फोकस है वो वेक्टर से ही रिलेटेड है। तो आइए समझते हैं वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी आप समझ लीजिए कि जब स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी ऐड हो जाए, स्केलर यानी मैग्नीट्यूड में जब डायरेक्शन भी ऐड हो जाती है तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि हमने पिछले उसमें बताया था डिस्प्लेसमेंट में आप देखिए इसमें डायरेक्शन का बहुत महत्व होता है। ठीक है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट ए से पॉइंट बी तक जाता है। ठीक है, आपने बताया था डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की सिर्फ कहानी है, और बीच के रास्तों से उसको कोई मतलब नहीं, कौन से पथ से ए टू बी कवर हुआ, मतलब ए से बी तक जाने में किस रास्ते का यूज हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। ए और बी की पोजीशन क्या है, इसी के डिफरेंस को हमने डिस्प्लेसमेंट बताया था। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गई, ठीक, और बी से वापस मूव करके वो सपोज सी तक चली आई, ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब इसी रास्ते से वापस आई, ए को पार करते हुए ये पॉइंट सी पे आ गई। ठीक, तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन का महत्व होता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड
और डायरेक्शन दोनों होती है, ठीक। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज में। जैसे कि हमने बताया डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये सब चीजें हो गई। तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हो गई, ठीक। वेक्टर क्वांटिटीज में हम क्या करते हैं, जनरली किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके हेड पर, जैसे कि ए है, अगर हम कहें कि ए वेक्टर है तो इसके हेड को एरो से कवर करते हैं, उसके ऊपर क्या हो, एक एरो का सिंबल होता है, तो वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या है, देखिए आप वेक्टर में और समझिए कि जैसे दो वेक्टर हैं, इसमें एक चीज है, एक टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। सर इससे पहले हम समझते हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सबसे पहले समझते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी, एक प्लेन की, और उस प्लेन में एक फिक्स पॉइंट होगा। उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंडिकेट करते हैं तो उसी पोजीशन को इंडिकेट करने वाला जो वेक्टर होता है वही पोजीशन वेक्टर होता है। आप इसको समझिए, देखिए कैसे, जैसे कोई प्लेन है, ठीक है, ये इसकी वाई एक्सिस है और ये इसकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे P पॉइंट पर, अगर सपोज ये पॉइंट P है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, किस समय, T टाइम पे, ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर OP जो होगा, OP ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ a moving object at time t, ठीक है। t समय पर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, जो वो OP से कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हमने बताया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको ऊपर एरो लगा देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको R से इंडिकेट करें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P जो होगा वो क्या होगा, R इज इक्वल टू जो हो जाएगा OP, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ठीक। अब ये जो ऑब्जेक्ट है मूव करते करते सपोज यहां पहुंच गई, ठीक है, तो यहां जब पहुंच गई, सपोज ये पॉइंट P डैश है, P से मूव करके P डैश पे पहुंच गई, उस समय टाइम क्या हो रहा था, T डैश हो रहा था। तो पोजीशन वेक्टर अब क्या हो गया, अब पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, सपोज ये R डैश अगर है तो R डैश जो होगा यानी OP डैश इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एट टाइम टी डैश पर क्या होगा, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर जो हमारा हो जाएगा वो R डैश हो जाएगा, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मूव करती है, ठीक, तो उसकी एक ओरिजिन फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या होती है, इसी को हम क्या करते हैं, इंडिकेट जो करते हैं वो पोजीशन वेक्टर से इंडिकेट करते हैं। जब वो पॉइंट P पर मूविंग ऑब्जेक्ट था तो उसको हम, हमारा पोजीशन वेक्टर जो R था, और जब P डैश पे पहुंचा तो उसका पोजीशन वेक्टर R डैश हो गया, ठीक। ये तो रहे पोजीशन वेक्टर। इसी में है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला दें, इनिशियल की तरफ टेल करेंगे और फाइनल की तरफ हेड करेंगे। तो यहाँ पे P डैश जो होगा इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वेक्टर ऑफ
मूविंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी उसका टाइम और टी डैश के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हो जाएगा वो पी डैश हो जाएगा। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, फाइन। अब जैसे आप सिंपली पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पे हम सिर्फ संख्यात्मक एक तरीके से देखा जाए 1D में होता था, इसलिए हम बहुत ज्यादा उसमें लोकेशन और ये सारी चीजें फिक्स नहीं कर पाते थे। यहाँ 2D में क्या करते हैं, हम उसकी लोकेशन फिक्स करते हैं। 2D में x और y के सापेक्ष किसी भी ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो यहाँ पे हम फिक्स कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हमारे पास होता है, और जो मूव किया वो डिस्टेंस जो होगी, वो स्टेट डायरेक्ट जो डिस्टेंस उनके बीच में होगी, शॉर्टर डिस्टेंस, वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा हमारा। ठीक, अब आइए समझते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर यानी दो या दो से अधिक वेक्टर कब इक्वल कहे जाएंगे। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, जैसे दो वेक्टर हैं, सपोज वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये दोनों वेक्टर कब इक्वल कहलाएंगे। इक्वल कहलाने के लिए देखिए, किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं। क्या होता है, इसकी एक मैग्नीट्यूड है, सपोज वो मैग्नीट्यूड m1 है, ठीक है, और इसकी कोई डायरेक्शन होगी d1, या आप कह लीजिए मैग्नीट्यूड mb और डायरेक्शन db। ठीक है, ये हो गई। इसी तरीके से वेक्टर a है, क्या इसमें भी दो चीजें, मैग्नीट्यूड ma सपोज और डायरेक्शन da। ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन होगी, कुछ मैग्नीट्यूड होगा। इसी तरीके से बी की कुछ डायरेक्शन होगी, कुछ मैग्नीट्यूड होगा। अब आप जानते ही हैं कि दोनों चीजें तभी बराबर हो सकती हैं जब ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो, यानी मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और पहले वेक्टर की डायरेक्शन दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के बराबर हो, तभी दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम ये कोई वेक्टर ड्रा कर रहे हैं ए, और ये कोई वेक्टर हमने ड्रा किया बी। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर बराबर तब कहलाएंगे जब इनकी लेंथ दोनों की बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है, ये दोनों वेक्टर देखने में तो उनकी लंबाई बराबर लग रही है और डायरेक्शन भी सेम लग रही है, लेकिन अगर हम इसी वेक्टर को ऐसे लिख दें, यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ये हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें, वेक्टर ए और इसको ऐसे लिख दें, भले लंबाई उनकी बराबर ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ए और बी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड भले ही बराबर होगा, लेकिन ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं कहलाएंगे। तो बराबर होने के लिए बस दोनों चीजें क्या, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का या दो से अधिक वेक्टर भी हो सकते हैं, अगर उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस आपस में बराबर हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो दोनों वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर आपस में इक्वल कहलाएंगे। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर किसको कहते हैं, जीरो वेक्टर और या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर या नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है तो वह वेक्टर क्या हो जाता है, नल वेक्टर हो जाता है। अब जैसे कि कब वो स्थिति पैदा होती है, जैसे सपोज वेक्टर ए को माइनस वेक्टर ए में ऐड किया जाए। एक चीज और यहां जानिए कि ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर में क्या समानता आप लोग को लग रही है, क्या अंतर दिख रहा है। दोनों में समानता ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, यहां पे आप देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ठीक है, तो ऐसे दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं, सपोज a प्लस माइनस a, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा जीरो होता है। ठीक है, उस केस में ये क्या होगा, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, किसी भी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर अपोजिट डायरेक्शन का जो वेक्टर होता है उसका हम क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर। जैसे
ए का अपोजिट वेक्टर क्या होगा, माइनस ए, ठीक है। अरे ए का अपोजिट वेक्टर क्या होगा, माइनस ए, ठीक है। इस तरीके से बी का अपोजिट, माइनस बी का अपोजिट वेक्टर क्या होगा, प्लस बी, प्लस को लिखा नहीं जाता इसलिए सिंपली बी। तो इस तरीके से ये अपोजिट वेक्टर इसका हो गया, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जो कि हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, उसको जोड़ने की और घटाने की कौन कौन सी विधियां, कौन कौन से मेथड्स हैं, इसमें अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।